अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़र्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन आज एक बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेके आपके सामने हाजिर हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों सरेआम बदतमीजी हो रही है लोगों के साथ। स्पेशली एक वीडियो वायरल हुई पिछले दिनों शाहजेब खानजादा साहब की, और उनके साथ जो बंदा बदतमीजी कर रहा था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसका ताल्लुक पीटीआई से है, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं था। हमने इससे पहले ये भी देखा कि कुछ पॉलिटिकल लोगों के साथ भी सेम इसी तरह का सलूक किया गया है। नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ, एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, इसहाक डार साहब के साथ हुआ, और भी बहुत सारे लोग इस तरह से थे जो टारगेट किए गए, जो महसूस ऐसे हो रहा था कि जैसे अगर गली में भी बाहर निकलते हैं, किसी रेस्टोरेंट के ऊपर अगर वो जाते हैं, तो वहां पे ना वो महफूज हैं, ना उनकी फैमिली वहां पे महफूज है, कि कोई भी इंसान आएगा और उन्हें गालम गलोच करके चला जाएगा, बुरा भला कह के चला जाएगा। और फैमिलीज के साथ ये सब कुछ टॉलरेट करना होता भी बहुत मुश्किल है। ये हमारे माशरे में हो क्या गया है, इस तरह की इनटॉलरेंस आ क्यों गई है, और ये लोग हैं कौन? स्पेशली इसमें जिक्र किया जाता है कि इन लोगों का ताल्लुक जो कर रहे हैं, ये पब्लिकली सब लोगों को इंसल्ट कर रहे हैं, इनका ताल्लुक पीटीआई से है। तो हमारे साथ आज जो शख्स मौजूद हैं, उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है, और एक जमाने में आप ये कह सकते हैं कि ये इन लोगों के दरमियान में रह चुके हैं। जब ये सब कुछ प्लान हुआ करता था, या ये सब कुछ जब या कहते हैं ना डिसाइड किया जा रहा होता था, तो उस वक्त एक शख्स वहां पे मौजूद थे जो वहां बैठे हुए इन चीजों को महसूस करते थे कि ये गलत हो रहा है। दैट्स वाई उन्होंने वो जगह छोड़ भी दी, लेकिन ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा, बहुत सारी चीजों के वो गवाह हैं। तो आज मैंने उन्हें मदऊ किया, और उनसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सब कुछ आया टारगेट किया जाता है लोगों को, या फिर रैंडम ही बार कोई निकल रहा है, किसी का भी दिल किया तो कुछ भी कर दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनके पास मौजूद है। सारी चीजें मैं आपको बताना नहीं चाह रहा, कुछ चीजें एक्सक्लूसिव है, मैं चाहूंगा कि वो वीलॉग में आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाता हूं अपने खसूसी मेहमान का। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहान विर्क साहब। डॉक्टर साहब, अस्सलाम। पहले तो खुश आमदीद आपको। जी, बहुत शुक्रिया। स्पेशली मुझे ये बताइएगा कि एक इंटरव्यू इससे पहले भी हमारा हुआ, जिसमें मैंने मुख्तलिफ चीज़ें आपसे पूछी थी कि आपने पार्टी क्यों छोड़ दी, क्या वजूहत हुई, आपने डिटेल से बहुत सारी चीज़ें बताई थी उसके अंदर। आप वहां पे सोशल मीडिया टीम के हेड रह चुके हैं। इनफैक्ट कहा यह जाता है कि डॉक्टर फरहान विर्क ने सोशल मीडिया टीम को बनाया था, जी, जी, जो खुफ़िया पीटीआई सोशल की, मीडिया टीम जो खुफिया सोशल मीडिया थी। टीम थी, जो प्लानिंग करती थी, जो तमाम चीज़ों को एग्जीक्यूट करवा जी, रही जी, होती थी। और इमरान खान साहब आपके डायरेक्ट। बड़े वो क्या कहते हैं ना कि फ़ैन भी थे, जी, आपको जी, शाबाशें भी देते थे बहुत ज़्यादा। ये और बात है कि बाद में उन्होंने आपको फंसवा भी दिया था, लेकिन एक वक्त में वो आपको वाकई बैक करते थे, और आप जो भी करते थे, चाहे वो आपसे नेगेटिव था या पॉजिटिव करवाया जाता था, आप उनके फ्रंट लाइन मैन मौजूद थे। तो सवाल तो और भी मैंने कहा बहुत सारे पूछने हैं, लेकिन ये जरा मुझे आप बताइएगा सबसे पहले कि ये जो शाहजेब खानजादा के साथ एक वाकया हुआ, जो इस तरह के वाकयात होते हैं, इन वाकयात में लोगों को टारगेट किया जाता है, ये पूरा प्लान होता है पीछे से, या ये रैंडम हो रहा है, ये हो क्या रहा अच्छा फ़ारूक भाई, ये होता ये है कि हमें ना एक आम पीटीआई के फॉलोअर की साइकी समझने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर पीटीआई ने जिस माशरे के एक सेगमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, ये वो लोग हैं जिनको माशरे में इग्नोर किया जाता है, जिनको तवज्जो नहीं दी जाती। ठीक है, मतलब इसमें अब बेसिकली दो ही क्लासेस हैं। जो एक आप समझ लेंगे 90 टू 95% लोग हैं, ये वही हैं जो कि इग्नोर होते हैं, जिनको तवज्जो नहीं मिलती, जिनको कोई एहसास महरूमी है, जो अगर कहीं नौकरी करते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर पूरे इदारे में कोई बंदा मेरी तरफ तवज्जो नहीं करता। जो अगर घर में है तो उनको लगता है कि घर में कोई बंदा मुझसे दाल रोटी का नहीं पूछता। है? आप अपने ज़हन में ना ऐसे फिगर्स को दौड़ाएं तो आपके ज़हन में ऐसे कई चेहरे आएंगे जिनको इग्नोर किया जाता है, वो उनको इमरान खान ने अपनी बयानिए से इकट्ठा कर दिया। ठीक ठीक है, है। तो इन सब में आपको एक म्यूचुअल सेंस ऑफ एहसास महरूमी आपको एक नज़र आएगा। ठीक है, ये ठीक है। इनमें पाया जाता है। और जो बाकी मैंने आपको बताया 5% कौन है, वो मैनिपुलेटर्स या डिसीवर्स हैं। हम्म। ये वो लोग हैं जो कि इसमें ऊपर बैठते हैं, हम्म। और उनको पता है कि ये जो 95% हैं ये एहसास महरूमी है, तो हम इनको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे। इनमें फिर आपके पास वो यूट्यूबर्स आ जाते हैं, या सेकंड ईयर की लीडरशिप आ जाती है, या फिर इमरान खान खुद जो कि सबसे ऊपर इस पूरे प्लेटफॉर्म में आते हैं। हम्म। अब इन लोगों में जो एहसास महरूमी है, उसमें क्या होता है कि इनको फिर बताया जाता है कि यार तुम कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि तुम अहम हो, हम्म। तुम्हें शो करना है कि तुम इंपॉर्टेंट हो ना। तो फिर वो सोचते हैं कि हम कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर एक तरीका ये आता है कि जी आप ना सोशल मीडिया पर जाएं और मुखालफिन को ना गंदी गालियां देनी शुरू कर दें। अब वो पीटीआई वाले आएंगे, वो जी कोई शज़ेब खानज़ादा गंदी गालियां दे रहा है, कोई आसमा शराजी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है, किसी को दे रहा है। अब सबको जी गालियां जाती जा रही हैं। अब अचानक की आसमा शराजी साहब आती हैं और वो कहती हैं कि ये कौन है, इसके खिलाफ मैं साइबर क्राइम का मुकदमा करवाऊंगी। हम्म। वो जो पीटीआई वाला है वो कहेगा यार मुझे तो सोसाइटी में इग्नोर किया जाता था, मुझे ऑफिस में इग्नोर करते थे, मुझे घर में इग्नोर करते थे, यहाँ पर तो आसमा शिराजी वो जो टीवी पे आती है और शो करती है वो मुझे कोट कर रही है। हम्म। तो उसके जो
सीना चौड़ा हो जाता है। ठीक है। बाकी जो उनसे सारे हैं वो कहते हैं यार हम तो एहसासे महरूमी के मारे थे, इस बंदे को देखो इसने गालियां दी हैं और ये किधर पहुंच गया, हम भी यही करते हैं। तो वो जो सा है वो एक सेल्फ प्रोपेल्ड हेट मशीन जो सी है वो आपके सामने आती है, जो कि कोई भी बंदा एकम्प्लिश्ड होगा। ये शज़ेब खानज़ादा नहीं, बेशक पीटीआई के अंदर ही कोई बंदा एकम्प्लिश्ड हो जाए, वो हर उस बंदे को नीचे करने की कोशिश करते हैं। ये एक म्यूचुअल पूरी पार्टी की साइकोलॉजी बन चुकी है। ठीक है। आप देखें शेर अफजल मरवत ऊपर आता है, सारे मिलकर चढ़ दौड़ते हैं उसको नीचे गिरा देते हैं। कोई यूट्यूबर ऊपर आता है, सारे मिलकर चढ़ दौड़ते हैं, वो कहते हैं ये कैसे ऊपर आ गया, ये तो फ्रॉडिया है, ये तो ये। तो वो एक साइकोलॉजी ही हेट्रेड की बन चुकी है। अब ये है कि जो टारगेट की जहां तक बात है, अब उनको टारगेट नहीं दिए जाते। ठीक है। अब उनको ऑलरेडी टारगेट्स उनके सामने आइडेंटिफाइड है कि क्या टारगेट है जी, बंदा जो से कामयाब होना चाहिए, मशहूर होना चाहिए, उसकी कोई माशरे में इज्जत होगी या उसके पास पैसे होंगे, बस जी ये एक बंदा जो से हमारे लिए एक टारगेट है। वो मतलब अगर पार्टी के मुखालिफ है तो सोने पे सुहाग है, फिर तो हम खुलेआम टारगेट करेंगे। हाँ, अगर पार्टी के साथ है फिर हम जरा ढके चुपे अल्फाज में टारगेट करेंगे, लेकिन वो टारगेट होगा। अच्छा, इसके अंदर मतलब ये है कि जो भी रैंडम सड़क के ऊपर अगर किसी को टारगेट इस वक्त किया जा रहा है तो सिर्फ उसकी प्रोफाइल देखी जा रही है कि अगर उसकी प्रोफाइल बड़ी है और जो उसे टारगेट कर रहा है उसे टारगेट करने से उसे फायदा होगा तो फिर ही पीटीआई का वर्कर वो करेगा या कोई भी इस तरह का जी इंसान जी, वो करेगा। मतलब जैसे एक बंदा है बेचारा सहाफ़ी है, उसकी फैमिली को एक पीटीआई का वर्कर गालियां देता है और वो सहाफ़ी कहता है यार इस बंदे ने मुझे हरास कर दिया। अब क्या बाकी जितने लोग एहसासे महरूमी के मारे हैं वो कहेंगे यार ये देखो ना, इसको इंपॉर्टेंस मिल गई। मेन चीज़ है इंपॉर्टेंस मिलना। अब वो जो बंदा है जिसने शज़ेब खानज़ादा साहब के साथ ये वाकया किया, वो बाकायदा सामने आ चुके हैं, कैनेडा में है, कोई रियल स्टेट चलाते हैं और पीटीआई का वर्कर है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें कि आज उसका इंटरव्यू मोहित पीरज़ादा साहब कर रहे हैं। वो भट्टी साहब जो जी जी, मोहित पीरज़ादा ने उनका इंटरव्यू किया। हम्म अब क्या हुआ है कि वो जितने बाकी एहसासे महरूमी के मारे वो कह रहे हैं यार देखो ना, इसको सारे इग्नोर कर रहे थे, इसने शज़ेब खानज़ादा गालियां दी, आज मोहित पीरज़ादा के साथ बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है। तो बाकी को फिर क्यों नहीं मोटिवेशन होगी, वो बाकी सारे भी यही करेंगे। तो इस वो तरह इस से तरीके मोटिवेशन आती है। जी जी, मतलब ये जो ट्रेड्स हैं ये इनकी 95% आबादी में पाए जाते हैं। मैं जितने व्यूअर्स हैं मैं चाहता हूँ आप सोचें अपने ज़हन में, और मैं ये कोई आम सपोर्टर की बात नहीं कर रहा। एक होता है वो सपोर्टर जो कि है नहीं है, मतलब न्यूट्रल माइंडसेट के साथ है, वैसे इनके साथ है ना। एक है जो हार्डकोर आपको नजर आएगा, एक कल्ट सपोर्टर है जो कि मरने वाला है, जो कहता है मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं धरने दूंगा, ये है तो वो है, जो कि दोस्तों रिश्तेदारों गालियां निकालता है ठीक है। पार्टी के पीछे ना। मैं आपको उसकी सोच बता रहा हूँ। ठीक तो है। ये नहीं कि वो लोग जो न्यूट्रल हैं या थोड़े से फ्लिप फ्लॉप करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा आप पीटीआई की एजेंसी रह चुके हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी थी आप पीटीआई हूँ। की, जी आपने जी, खुद लास्ट टाइम ये माना था इसलिए इमरान मैं खान वर्ड यूज हमें कर इमरान खान हमें बुलाया था। इमरान खान। ठीक है। तो उन्होंने हमें खान साहब ने कभी आपको कोई टारगेट दिया था या पार्टी ने कोई टारगेट दिया था कि इस बंदे के खिलाफ कंपेन चलाओ, जिसके खिलाफ कंपेन चलेगी जारी बात है कि सारा वर्कर उसके पीछे हो जाएगा, ऐसा हुआ करता था? जी जी, ये तो मतलब रेगुलर था। इमरान खान जब तक जेल से वो मतलब हमारे साथ जो टाइम गुजरा है 2014 से लेके 2018 तक है ना, उस अरसे के दौरान वो प्रॉपर हमें टारगेट्स आइडेंटिफाई करके बताते थे। ये जैसे एक उमर चीमा साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं बड़े मशहूर, उन्होंने एक मरतबा ट्वीट किया था कि इमरान खान का कोई दोस्त है बनी गाला में और पता नहीं उसको कोई डेथ हो गई ना, तो ये कह रहे थे कि कोई इन्होंने कोई ड्रग्स किए हैं या क्या किया है। तो वो जी हमें लॉन्च कर दिया गया कि जी तुम लोग जाओ और इसको गालियां दो, और इसको तब तक गालियां देनी है जब तक ये ट्वीट डिलीट नहीं करता। अच्छा। तो फिर वो हमने सारे लोग लगा दिए, वो सारे जी उमर चीमा तेरी है, तो उमर चीमा साहब ने ट्वीट डिलीट कर दिया। फिर ठीक सबको है। शाबाश मिली यार, बड़ा अच्छा काम किया आप सब। और ये जो था एक रेगुलर ट्रेंड था कि मतलब उमर चीमा हो गए, ये बाकी जितने जर्नलिस्ट हैं वो हो गए, मरियम नवाज स्पेशली, वो तो उनके खास टारगेट पे थी ना कि मरियम नवाज को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना। ठीक है। तो वो उनको मतलब वो रेगुलर टारगेट्स देते थे। और वो करते क्या है कि वो हर टीम को अलग-अलग टारगेट देते हैं कि एक टाइम में 4 टीमें हैं, तो एक ने ये करना है, दूसरे ने ये करना है, तीसरे ने ये करना है, चौथे ने ये करना है, और उनकी पूरी तवज्जो थी। ठीक है। और ये सबको कमांड खुद करते थे? जी जी, सोशल मीडिया टीम डायरेक्टली उनके अंडर कमांड थी। वो एक एक बंदे को, मतलब एक वो बंदा है जो कि ऑफिशियल पोजीशन पे और एक वो है जो कि अनऑफिशियल है, सबको वो खुद बता रही है कि तुमने फलाने करना है, तुमने फलाने करना है। तो इस वक्त ये काम कौन कर रहा है? इस वक्त क्या है कि वो जो पूरा एक सोच है ना वो अब पेनिट्रेट कर चुकी है ना, जैसे मैंने आपको अभी साइकोलॉजी के हिसाब से बताया ना, अब वो एक फीलिंग उनके अंदर वो सरात कर चुकी है फॉलोअर्स के अंदर। ठीक अब वो टारगेट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, लेकिन बंदा कामयाब होना चाहिए, है। और बंदा जो है ना उसकी कोई ना कोई अचीवमेंट होनी चाहिए कि अगर उसको वो मुझे जवाब देगा तो उससे मेरी भी सोसाइटी में इज्जत बनेगी। अब सिर्फ ये ठीक है। सोच है। अभी जो पीटीआई का सोशल मीडिया हैंडल है, जो पीटीआई ऑफिशियल है, इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। आपने देखा होगा कि उस लैंग्वेज में मैंने ये देखा कि बहुत बड़ी फौजी शख्सियात को, सियासी शख्सियात को बहुत बुरा भला कहा जा रहा है, बहुत बुरी लैंग्वेज यूज़ की जा रही है।
ये अचानक लैंग्वेज क्यों चेंज हुई है, ये टोन क्यों बदल गई? ये फरूक भाई, लास्ट टाइम जब आप मेरे साथ बैठे थे तो आपने मुझसे मैंने आपको बताया था डोपामीन थ्योरी। हाँ जी। डोपामीन थ्योरी क्या है कि जब भी आपको सनसनीखेज बात सुनते हैं, आपके दिमाग से केमिकल रिलीज होता है डोपामीन, जो कि आपको फीलिंग ऑफ प्लेजर देता है। प्लेयर थे। और ये डोपामीन उस टाइम भी रिलीज होता है जब आप सिगरेट पीते हैं। जब ठीक भी आप सिगरेट, तो जो भी सिगरेट नोश है वो एक सिगरेट से शुरू करता है, फिर 2 पीता है, 3 पीता है, 4 पीता है, 1 डब्बी पीता है, 2 डब्बी पीता है, वो आप देखते हैं उसकी ना इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि दिमाग अब सेम अमाउंट ऑफ डोपामीन से दिमाग को मजा नहीं आता। ठीक है। तो अब दिमाग चूंकि एडजस्ट करता है, डोपामीन का अखराज बढ़ाने के लिए आपको सिगरेट बढ़ाने पड़ते हैं। ठीक अब है। लास्ट टाइम भी वो यही हमने बात की थी कि मैं आपको बताया था कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं आप उनको चेंज होता देखें कि हमें एक नया पाकिस्तान चाहिए, हम्म। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें बाहर से लोग नौकरियां करने आए। ठीक है, ये डोपामीन, अब आपकी डोपामीन बढ़ती जाएगी ना आहिस्ता आहिस्ता अगले स्टेटमेंट्स के साथ। अब अगला स्टेटमेंट आपका आ रहा है कि इस मुल्क में चोरों का एहतसाब नहीं होता, हमें चोरों का हिसाब करना है। ठीक है, फिर अब आगे स्टेटमेंट आ रही है कि इन चोरों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। फिर स्टेटमेंट आ रही है इन चोरों से मैं एसी छीन लूंगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि वो कहेंगे कि जी ये जो पूरा मुल्क में हो रहा है ये इन सब के पीछे मीर जाफर मीर सादक हैं। फिर वो इल्ज़ाम जो उनसे फौज के ऊपर लगना शुरू हो जाता है कि ये जी जो सारे ये गद्दार लोग बैठे हैं। उसके आगे वो थोड़ा सा मजीद जाते हैं, अब जी ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, अब ये मुल्क श्रीलंका बच जाएगा, अब ये जो मुल्क है ये बिल्कुल तबाही की जानिब जा रहा है, हमें अपने न्यूक्लियर एसेट्स बेचने पड़ेंगे, हमें ये करना पड़ेगा। अब वो मसला क्या है कि उनका जो फॉलोअर जिस डोपामीन लेवल का आदी हो चुका है वो डोपामीन बहुत हाई हो गई है। अब अगर पीटीआई ऑफिशियल को रेलेवेंट रहना है तो उनको बकायदा ऑफिशियल अकाउंट से गंदी गंदी गालियां देनी पड़ेंगी ताकि लोग उनको जिक्र करें या उनके मुतालिक बात करें, क्योंकि फॉलोअर को वो बहुत हाई लेवल ऑफ डोपामीन पे लेकर जा चुके हैं। ठीक तो है। अब क्या है कि आपको ये स्टेटमेंट्स अभी मजीद बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब होगा ये कि हो सकता है या आगे ये भी बोल देंगे हम जी सूबाई अलहदगी चाहते हैं और हम जी तोड़ना चाहते हैं पाकिस्तान, हमें नहीं पसंद, क्योंकि वो डोपामीन आपको बढ़ानी पड़ेगी उन फॉलोअर्स को अपने साथ अटैच रखने के लिए। जैसे ही आप डोपामिन रिड्यूस करेंगे फॉलोअर्स की वही सूरत हाल हो जाएगी जो कि सिगरेट एक बंदे से आप अचानक ही छीने, तो जो उस बंदे की ज़हनी सूरत हाल होगी फॉलोअर्स की वो हो जाएगी, वो फिर आपको पीछे पड़ जाएंगे। आपने अगर उनको खुद से बचाना है तो आपने क्या करना है कि ब्लेम डिफ्लेक्ट करना है और उनको कोई बड़े और ज्यादा सिनिस्टर प्लान की जानिब उनको रागब करना है। तो ठीक ये है। अब मजबूरी है, ये आपका सिस्टम ही ऐसा बन गया कि आपको ये अंदर से खुद ही खाता जा रहा है। अच्छा, तो फिर मैं एक बड़ा टफ सा आपसे सवाल करना चाहता हूं कि फिर आप भी इस टीम का हिस्सा रह चुके हैं। जी जी। ठीक है। तब भी सिचुएशन कोई से मिलती जुलती ही थी? नहीं, तब इतनी इंटेंस नहीं थी। मैं तो मतलब 2019-20 तक मामला से साइडलाइन हो गया था ना, तो तब इस तरह की नहीं थी। ये जो ज्यादा इंटेंस बननी शुरू हुई है 2022 के बाद से हुई। 22 के बाद से हुई है। इसका एंड रिजल्ट आपको क्या नजर आ रहा है फिर? ये अब आपने मुश्किल सवाल पूछा है। अच्छा फरूक भाई, जो आलमी सतह पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कल्ट्स के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, वो ये होता है कि ज़्यादातर जो कल्ट्स होते हैं वो एंड पर मैस सुसाइड्स करते हैं। ओके। ठीक है, अब मुझे पता नहीं है लफ्ज़ यूट्यूब पर जाना चाहिए कि नहीं, वो वीडियो हो सकती है, लेकिन इज्तमाही जो खुदकुशी है ये दुनिया भर में कल्ट्स करते हैं। अब जोन्स टाउन था साउथ अफ्रीका में, एक कल्ट था, उनके 850 लोगों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। और इसी तरह अमेरिका में 4-5 बड़े बड़े कल्ट्स गुजरे हैं, उन सब के लोगों ने आखिर में जाकर इज्तमाही खुदकुशियाँ की। अब होता क्या है कि अगर उनको साबित भी हो जाए कि उनका जो लीडर झूठा है वो नहीं मानते। जिस तरह आज भी आप देखें कि वो जो फॉलोअर है वो ये कहता है कि हम जो मर्जी करते देख लो, जो मर्जी इल्ज़ाम लगा लो, हम नहीं मानते ना, वो एक आपकी जहनी कैफियत बन जाती है। तो अब इन लोगों में जो है, मैंने आपको पहले बताया, एहसास महरूमी तो उनके अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब अगर वो बंदा ही आप छीन लें जिसने उनको एक होप दी है कि कल को हम इस एहसास महरूमी से निकल सकते हैं, तो आपने क्या किया, आपने तो उनको दोबारा उसी ज़हनी कैफियत में भेज दिया जिसमें वो बेचारे घर में भी हैं, जिसमें वो दफ्तर में भी हैं। तो वो जो उनसे हैं वो तो बिल्कुल ही उनकी ज़िंदगी खत्म है ना उनके सामने, और क्या ऑप्शन रह जाता है। एक सेकंड के लिए बंदा उन्हें वापस कर देते हैं, बंदा उन्हें मिल जाता है, ये बंदा उनके साथ क्या करेगा? ये अब क्या करेगा कि ये बैठकर उनको एहसास दिलाता रहेगा कि आप लोग इंपॉर्टेंट हो। जैसे आपने बयान सुने होंगे, मेरे जो सोशल मीडिया के टाइगर हैं ये मैं अपने पार्टी कैंडिडेट्स को बताता हूँ ये उनसे भी ज्यादा दलेर है। अब वो जितने लोग हैं वो कह रहे हैं "ओ, देखो जी हम जो जिन लोगों को पीटीआई ने टिकट दिए हम उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो एक अलग उड़ान में फिरेंगे। फिर उनको जी, अब मैं इनको जी टाइगर फोर्स का हिस्सा बना दे, तो अब टाइगर फोर्स की एक्चुअल जो पोजीशन है कुछ भी नहीं, उन गरीबों के पास कोई इख्तियार नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ उनको शर्टें दे दी थी टाइगर फोर्स वाली ना। ठीक है। लेकिन वो मीडिया पे एंकर्स बोल रहे हैं जी टाइगर फोर्स आ गई, टाइगर फोर्स जी टाइगर, वो इसी में ही खुश हैं कि यार देखो हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं था देता, हमें एक इंपॉर्टेंस मिल गई। मतलब प्रैक्टिकली या फाइनेंशियली या जॉब्स के हवाले से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। अब देखिए ये जो आपके पास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
ठीक है, ये जो फितनउल हिंदुस्तान है, फितनउल वारिज है, आप जब भी रिसर्च करेंगे फरूख भाई, आपको क्या पता चलेगा, ये वो लोग हैं जो कि इलाके में कोई हजाम का काम करता था, कोई जो से वहाँ पर स्वीपर था, कोई बिल्कुल ही बेरोजगार बैठा हुआ था। तो मतलब ये सोसाइटी के उन सेगमेंट से लोगों को इकट्ठा किया जाता है दहशतगर्द तंजीमों में जिनको कोई अहमियत नहीं, डिप्राइव्ड लोगों को अहमियत डिप्राइव थोड़ा लोग। सा दे के अपने और साथ अब बुला। क्या होता है कि वो जी बंदूकें लेकर फिर रहे हैं, तो वो इलाके के वो मलिक भी डर रहे हैं। ठीक और है, यही जो सेम साइकोलॉजी है इन्होंने उठाकर अर्बन सेटिंग में पीटीआई के फॉलोअर्स में दाखिल कर दी। ठीक है, ठीक है, चलें, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया सारी। अच्छा, अब मैं ज़रा एक और डिफरेंट सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ, थोड़ा सा फंसाएं, आपके मुतालिक थोड़ी बहुत रिसर्च हमने की है तो हमने जी कहा जी। कुछ निकालते हैं आपसे। बुशरा बीबी के आने के बाद आपने पीटीआई के हालात, सबसे पहले एक तो मुख्तसर जवाब ये दीजिएगा कि तब्दील होते क्या देखे, पहले वाली पीटीआई और बुशरा बीबी के बाद वाली पीटीआई में क्या फ़र्क नज़र आया? अच्छा फरूक भाई, आज से पहले मैं इस पर नहीं बोला इस टॉपिक के ऊपर, ये चले आज आपने पूछा है तो बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ होनी शुरू हुई थी। अब जो मेन एक चीज़ थी ना वो ये थी कि जैसे ये आई थी उसके बाद हमने ये सुनना शुरू कर दिया था कि बनी गला से एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। ठीक है। मतलब होता ये था कि फलाने ड्राइवर को निकाल दिया है, फलाने स्वीपर को निकाल दिया है, फलाना जी घर में बड़ा पुराना एक वर्कर था उसको निकाल दिया है, फलाने सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया, मतलब वो ना ऐसे ऐसे करके बंदे चेंज हो रहे थे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो सा है इनकी पर्सनैलिटी में, खान साहब की पर्सनैलिटी में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आनी शुरू हो गई। नहीं, इससे पहले उनका ये था कि वो ना लोगों की सुनते थे, वर्कर्स बुलाते थे, उनसे बातचीत करते थे, लेकिन पर जब ये आई उसके बाद उन्होंने बातें सुननी छोड़ दी लोगों की ना। वो मतलब अपनी एक वो अलग सी एक मेंटल स्टेट में रहना शुरू हो गए थे। ठीक है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो सी हैं बड़ी तेज़ी से मैं कह सकता हूँ चेंज हो रही थी। चेंज हो रही थी और वो नेगेटिव चेंजेस थी ज़्यादा। हाँ, मतलब आप कह सकते हैं ना, मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ था कि मेरे एक दोस्त हैं, तो उनको इमरान खान जिस दिन वज़ीर आज़म बने ना, उनकी हलफ बर्दारी का कार्ड लेना था ना, कि मैं भी उधर तकरीब में जाऊँ तो हलफ बर्दारी के कार्ड मैं जाकर दूँ। तो वो ना इस्लामाबाद में ये जो मैरियट होटल है उधर गए। तो इधर ना वो ओन चौधरी साहब मौजूद थे, उन्होंने ओन चौधरी साहब को कहा कि मुझे ना आपसे कार्ड चाहिए। तो ओन चौधरी साहब के पास ना कार्ड का पूरा दत्था था। वो कहते हैं बताओ यार, तुम जिगर हो, आपने बड़े वर्कर हो, तुम्हें जितने कार्ड चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ ना। तो उन्होंने कार्ड दिया। अब मेरे वो जो दोस्त थे अगले दिन जब इवेंट पे गए, तो जिस जगह पे गाड़ी की एंट्रेंस होनी थी वहां पर वो नाके पे देख रहे हैं कि गार्डों ने ओन चौधरी को ही रोका हुआ है कि आप नहीं अंदर जा सकते। मतलब जो जिसने कार्ड एक दिन पहले जिस बेचारे ने कार्ड तकसीम किए, और फिर बाद में वो आपने वो वाकया उनसे सुना भी होगा कि वो कहते हैं कि जी मुझे वो खान साहब ने बताया कि वो बुशरा बीबी ने मना किया था कि तुम उधर आओगे तो पता नहीं कुछ हो जाएगा। तो मतलब इस तरह के बेशुमार वाकयात इस चल, पूरे अरसे के ठीक दौरान। है, इसी से आपका एक वाकया मुझे याद आ गया, मुझे पता चला था, कंफर्म कीजिएगा अगर ये वाकया ठीक है, कि बुशरा बीबी के हवाले से लोग जादू का इल्जाम लगा रहे हैं। हमने इसके ऊपर अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दिया, हर एक का अपना मानना है। जैसे इकोनॉमिस्ट की स्टोरी भी थी, तो कोई एक चीज को जादू समझता है, कोई सदका का नाम उसे दे रहा है, मतलब ये इन चीजों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, हर बंदे का अपना बिलीव है। सदका एक अलग चीज है, मतलब जादू एक अलग चीज है, तोहम परस्ती एक अलग चीज है, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं। एक तो लोग जादू का इल्जाम उनके ऊपर लगाते हैं, थोड़ा सा बताइएगा कि आपको लगता है कोई जादू का सिलसिला है, और मुझे कुछ पता चला आपके साथ भी कोई हुआ था कोई काम। जी अच्छा फरूक भाई, देखें एक तो ऑब्वियसली वो जिस तरह से आपने बताया, मैं पीटीआई का बड़ा आजकल सख्त नाकिद हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी बराह रास्त ये नहीं कहता कि जी वो काला जादू करती हैं या जो भी है, ठीक है, मैंने ये बातें बिल्कुल सुनी हैं, लेकिन मैं ये बराह रास्त नहीं कहता, ठीक है। क्योंकि मैंने उन्हें करते नहीं देखा। लेकिन मैं जो मेरे साथ वाकयात हुए हैं वो तो मैं आपको बता सकता हूँ हाँ ना, और बिल्कुल जो बताइए। मैंने डायरेक्ट लोगों से सुने मैं वो भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ठीक है। वो मैं फर्स्ट हैंड सुना है, ये नहीं कि एक बंदे ने दूसरे को बताया और दूसरे से तीसरे को बताया, तीसरे से मुझे पता चला, जिस बंदे के साथ हुआ है मैं उसका आपको बता सकता हूँ। ठीक है। तो एक तो उस अरसे में ये हो रहा था कि जितने भी लोग इमरान खान साहब से इख्तलाफ करते थे हम्म। वो सब जो से है ना बीमारियों का शिकार हो रहे थे, और इसमें पार्टी के बड़े बड़े लीडर शामिल, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी का 6 महीने से पेट खराब है, किसी का 8 महीने से पेट खराब है, किसी का 1.5 2 2 साल से पेट खराब है। और ठीक ये है। जो बीमारियां थी ये उसी टाइम पे शुरू होती थी जब वो ना कोई इख्तलाफे राय करते थे या वो ना साइड पे होना शुरू होते थे। ये ठीक है। एक पैटर्न ना हमने नोट किया, और ये बाकायदा फिर हुआ ये था कि जितनी ये बाकायदा पीटीआई की सीनियर लीडरशिप थी ये जा जाकर रूहानी इलाज करवाती रही, रूहानी इलाज करवाती रूहानी रही। इलाज करवाती रही। मतलब पहले ठीक है। इन्होंने गए हैं डॉक्टरों के पास, लेकिन फिर जब एक पैटर्न प्रॉपर नोट हुआ है ना कि फलाने के साथ भी ये मसला है, फलाने के साथ भी यही मसला है और सेम मसला है, तो फिर उन्होंने कहा कि हम एक रूहानी इलाज कराना शुरू करते हैं। ठीक है। अब
इसके साथ एक और चीज़ ये थी कि ओन चौधरी साहब जैसे मैं उनका पहले जिक्र किया, जब पीडीएम का दौरे हुकूमत आया पहला, वो बने थे ये सियाहत के मशीर, उनको लगाया गया। ठीक है। तो मैं ओन भाई से मिल रहा था पीटीआई दौर में, उसके बाद एक बड़ा गैप आ गया, वो लाहौर चले गए। अब वो इधर आए तो मेरी उनसे थी अच्छी सलाम, तो मैं कहा यार चलें ओन भाई को जाके मुबारकबाद दे आते हैं ना। मैं अब ओन भाई से मिलने गया हूँ उनकी मिनिस्ट्री में, तो आप यकीन मानेंगे मैंने जो ओन चौधरी का चेहरा देखा उस टाइम और जो मैं 3 साल पहले ओन चौधरी देखा, ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा। ठीक है, ओन भाई का बिल्कुल मतलब वो चेहरा उस टाइम, आजकल तो उनका अल्लाह का शुक्र बेहतर हो गया है, चला उनका ये सारा इधर अंदर गया हुआ और एक अजीब सी उनकी हालत। मैं कहा यार ओन भाई आपको क्या हुआ है? उन्होंने भी वही सेम बात, वो कहते हैं यार मेरे को पेट में मसला हुआ है, शायद को अल्सर हो गया, क्या हो गया, डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा, तो ये सारा चल रहा है। खैर मैं वो मिठाई लेकर गया था, मैं कहा ओन भाई को बड़ी मुबारक हो मिनिस्ट्री की, तो खैर उन्होंने मुझे अच्छी दुआएं दी। अब ये वो अरसा था जब मैं ना मतलब कोई बाकायदा ऐलान नहीं था कि पीटीआई छोड़ चुका हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली मैं साइड पे हो गया था। और तो मैं रात को घर गया हूँ, घर जाके मैं सोया हूँ, तो मैं एक मंजर देखा है कि ऊपर ना बादल हैं नींद में ना, और बादलों से ना 2 आंखें आती हैं और उन्होंने आगे नकाब पहना हुआ है, और एक खातून की आवाज़ में ना मुझे कहा जाता है कि आइंदा तुम ओन चौधरी से मिले तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। अब फरूख भाई ये जो वाकया मैं आपको बताया ना, शायद आपको सुनने में इतना ना लगे, आप कहें यार ये क्या है, इसको ख्वाब आया है, तो लेकिन यकीन माने मैं 3 दिन जो है फीवर की हालत पे बिस्तर पे पड़ा रहा हूँ। ठीक है। मुझसे उठा ही नहीं था जा रहा, मतलब वो एक मंजर था, वो जा ही नहीं था रहा, ऐसा एक खौफनाक हैबतनाक किस्म का मंजर था। अच्छा अब हुआ ये कि मैंने उसको बड़ा ब्रश ऑफ करने की कोशिश की, मैं कहा यार ये हो सकता है हाँ वो जो भी हो। मैं ओन भाई से मिला, उसके बाद मैं मिलना छोड़ दिया, मैं उसके बाद उन्हें सलाम दुआ भी नहीं करने गया। कुछ साल 1.5 साल गुजरा तो इत्तेफाक से ना फिर मेरी उनकी मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं यार तुम मिलने नहीं आए। मैं कहा यार ओन भाई मैं लास्ट टाइम आपसे मिला, मेरे साथ तो ये वाकया हुआ। तो मैंने कहा यार और भी लोगों के साथ ऐसे वाकयात होते रहते हैं। होते रहते हैं। तो वो मतलब क्या था कि कोई ऐसे अमलियात थे या ऐसी चीज़ें थीं कि जो भी बंदा उनसे मिलता था उसको जाके साइकोलॉजिकली हरास करती थी। ठीक तो है। ये तो मतलब मेरा एक अपना ज़ाती फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि मैंने ये चीज़ें होती देखी। फिर हमारे बड़े एक सीनियर साफ़ी हैं, मैं ऑब्वियसली उनकी इजाज़त के बगैर उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बताया, वो कहते हैं कि मैं अपने जो बाल थे अपने घर के लॉन में कटवाता था। ये वो दौर है जब इमरान खान खुद वज़ीर आज़म थे। तो कहते हैं कि मैं मेरी आदत है, मैं ये हजाम की दुकान पे नहीं जाता, घर का बड़ा लॉन है इधर इस्लामाबाद में, तो मैं उधर बाल कटवाता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं बाल कटवा रहा हूँ, तो मेरे जो गार्ड हैं गेट पे, वो देखते हैं कि एक बंदा गेट से फलांग के आया, और वो कहते हैं मैं उस बंदे को बाय फेस पहचानता हूँ कि ये बंदा एक इंटेलिजेंस इदारे का मुलाजिम है, ठीक है। मुझसे 1-2 दफ़ा पहले ही मिला है। वो आया है और उसने आके लॉन में मेरे मुलाजमों के सामने जो सा है मेरे बाल पकड़े और दीवार फलांग के बाहर निकल गया। अच्छा। और उनको भी उसके बाद ना वो 1-1.5 साल बहुत शदीद वो बीमार है। बीमार रहे। तो ठीक मतलब है। इस तरह के जो वाकयात है, अब मैं आपको डायरेक्टली नहीं कह सकता कि जी वो करती थी, क्योंकि मैंने उनको देखा था, मैंने नहीं देखा। लेकिन हाँ ये वाकयात मैंने होते अपनी आंखों से देखे हैं और बाकायदा पीटीआई के लोग रूहानी इलाज करते हैं। ये ओन चौधरी के साथ क्या दुश्मनी थी, क्या मसला था इस? ये फरूख भाई आपने एक और डीप क्वेश्चन किया। अब इस क्वेश्चन के साथ एक और आपका रिलेटेड सवाल भी है कि घर के मुलाजमीन के साथ क्या मसला था। वो जो गार्ड बदल रही हैं, बावर्ची बदल रही हैं, हांसा में बदल रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो कि 25-25 साल से इनके साथ काम कर रहे हैं, वो क्यों बदले? लेकिन ख्वाबों के अंदर आके तो ओन चौधरी से रोक रही है ना, जी मतलब जी ओन चौधरी से ऐसा क्या नहीं नहीं, प्रॉब्लम? ये सिर्फ ओन चौधरी अकेले नहीं, ये जो बाकी हैं शायद उनके साथ भी ऐसा होता हो ना। मैं तो इनके ठीक है। साथ आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ओके। हो सकता है उन बेचारों ने क्या क्या। एक और सियासतदान है जिनको मैं जानता हूँ, उन बेचारों का किडनी फेलियर हो गया था उसी अरसे के दौरान, अच्छा। बाकायदा मतलब कोई 90% उनका किडनी फेलियर था। मैंने उनको जाकर बोला है, मैंने कहा यार भाईजान, अस्पताल में मैं गया उनसे मिलने, मैं कहा यार आप ना ऐसा करें, मैंने बाकियों का देखा है रूहानी इलाज करवाते हैं, आप भी रूहानी इलाज की जानिब जाएं। वो ठीक है डॉक्टर आपका करें, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे ना ये मसला कुछ और लगता है, क्योंकि आपने भी ना ये जिसमें एक शक होता था ना कि बगावत का जरसूमा इसमें पाया जाता है, वो स्पेशल टारगेट होता है। तो मैं कहा कि मुझे लगता है कि आपके साथ ये मसले हैं, और उस बंदे ने यकीन माने, आप कहेंगे मैं आपको मिलवा भी दूंगा, मुझे उनकी नाम लेने की इजाज़त नहीं, उन्होंने खुद बताया कि वो जब रूहानी इलाज करवाया वो ठीक हो गया, उनकी किडनी रिवर्स हो गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई। ओके। अच्छा अब ये जो आपने बात की, ये फरूख भाई होता क्या है कि जो लोग आपको ऐसे लोगों के साथ इन टच करवाते हैं, ये लोग आके सबसे पहले उनका पत्ता काटते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जैसे इसमें एक जो मेजर चीज आती है वो आती है मेंटल मैनिपुलेशन, कि जिस तरह वो इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल भी आपने देखा ना, वो कह रहे हैं कि मेंटली मैनिपुलेट करना, कि एक बंदा अपने हाथ में काबू में लेना। अब इंसान जो उनसे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो एक चीज को खुद करने की अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है,
लेकिन एक बंदा मैनिपुलेट कब होता है, जब आप उससे उसकी अकल छीनते हो। अब अकल आप कैसे छीनते हो कि अब फर्ज किया मैं आपको कह रहा हूँ कि इस दरवाजे के पीछे एक जिन छुपा हुआ है, आप मुझे कहते हैं कि नहीं छुपा, यार क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ नहीं वो जिन छुपा है, मैंने खुद, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके दरवाजे के पीछे जिन है। आप कहते हैं नहीं जिन छुपा हुआ। आप कहते हैं कि ये जो कैमरामैन हमारे इधर मौजूद है ये बताए कि जिन छुपा है कि नहीं। कैमरामैन भी कहेगा कि यार नहीं छुपा। तो आपकी जो बात है उसको 2 वोट मिल गए, मेरी बात को 1 वोट मिल रहा है। एक और उधर वो वीडियो एक्टर बैठे, आप उसको कहेंगे कि यार बताओ जिन है कि नहीं, वो कहेगा यार ये पागलों वाली बातें कर रहा है, कोई जिन नहीं दरवाजे के पीछे। आपको 3 वोट मिल गए, मुझे 1 वोट मिल गया। लेकिन अगर क्या हो कि मैं आपके साथ बैठूं और मैं कहूं यार ये कैमरामैन को भगाएं, क्या फजूल में इधर बैठा है, कैमरों से वीडियो बन जाएगी, वीडियो एक्टर को साइड पे करें, मैं इन लोगों को आपसे साइड पे करता जा रहा हूं, तो हो क्या रहा है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को मैं आधा आधा करता जा रहा हूं। एक बंदा गया 1/3 आपकी उधर से गई, दूसरा गया 1/3 उधर से गई, अब आप अकेले रह गए। आप जब अकेले होंगे तो आपको मैनिपुलेट करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। ठीक है। तो मेरी क्या प्रेफरेंस होगी, अगर मैं आपको मैनिपुलेट करने आया हूं, मैं पहले आपका गार्ड निकालूं, आपका दोस्त निकालूं, आपका बावर्ची निकालूं, आपका ओन चौधरी घर से निकालूं, आपका जहांगीर तरीन घर से निकालूं, आपका अलीम खान घर से निकालूं, कोई भी बंदा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं मैं उसको साइड पर करूंगा। फिर मेरा आपके ऊपर फुल मेंटल कंट्रोल होगा और मैं फिर आपसे अपनी मर्जी के काम कराऊंगा। ये आपको फिनोमिना नजर आता है। ओके, तो मतलब ओन चौधरी से कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं था, बस इमरान खान के जो साथी थे जो बुशा बीबी के ज़हन के अगेंस्ट थे उन्हें साइड पे करवाना जी। था। और एक और फिर एक फियर ये भी आता है कि चूंकि ऐसे लोग इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं, तो ओन चौधरी अगर मुझे लेकर आया तो ओन चौधरी किसी और को भी लेके आ सकता है। ठीक है। फिर ओन चौधरी का पत्ता साफ करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये सब के साथ आपको एक सेम फिनोमेना ये नजर आएगा। ठीक है। चले मुझे ये बताइएगा कि मुझे ये पता चला कि बुशा बीबी की डायरी कोई आपके हत्थे चढ़ी, आपने जी। देखी, क्या था अच्छा वो? फरूख भाई, ये था हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, अब चूंकि मैं वो आज़ाद डिजिटल में काम करता हूँ तो वहाँ पर उनके पास वो डायरी मौजूद थी, तो मुझे ओके। भी वो देखने का ना इत्फाक हुआ है। अच्छा, अब उस डायरी में आप अंदाज़ा लगाएं कि अदालत का जो लफ्ज़ है उसको अलिफ से लिखा गया है इदलत। ठीक है। वकील का लफ्ज़ है तो उसको लिखा गया है वाओ, 2 नुक्तों वाली काफ और लाम, वुकल। ठीक है। मतलब जो लैंग्वेज है वो, मतलब पता लग रहा था कि जिस शख्सियत की डायरी है उनको उर्दू भी नहीं लिखनी आती। ठीक है। ठीक है, और आपको पता ही, आपने सुना ही होगा कि तालीम भी शायद मैट्रिक है या इससे कम है। अच्छा, लेकिन उस डायरी में वो जो एक फिक्रा लिखा हुआ था वो था जी हकीकी आज़ादी। तो जो हकीकी आज़ादी का नारा है आपको वो बुशा बीबी का दिया हुआ था। ठीक है। फिर उस डायरी में हैरत अंगेज तौर पर जो पीटीआई की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, मतलब एक वो मैं देख रहा हूँ आजकल पीटीआई के दोस्त कहते हैं ना कि वो हर मियाँ अपनी बीवी की बात सुनता है, लेकिन यहाँ पर बाकायदा आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग लिखी हुई है। ठीक है। हम बाजवे से बात करेंगे और बाजवा से एक तरफ बातचीत होगी और एक तरफ इस्लामाबाद पर हमला होगा और हमारे पैरोकार लहरों की तरह इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और इस अच्छा। तरीके से बाजवे को जेर किया जाएगा। अच्छा, ये जो अब एक स्ट्रेटजी थी कि एक ही टाइम पे ये डायरी में लिखा हुआ है? डायरी में लिखा हुआ कि अच्छा। एक ही टाइम पे मीर जाफर मीर सादिक बोलना है और एक ही ठीक है। टाइम पे आपने फॉलोअर्स को लेकर हमले करने और एक ही टाइम पे आपने मुज़ाकरात भी करने, क्योंकि ये वही सेम टाइम है। मैंने फिर टाइम फ्रेम को बाद में कंफर्म भी किया कि ये वही टाइम फ्रेम है जब इमरान खान वो आरिफ अलवी के साथ जनरल बाजवा से मिले भी। ठीक है। ठीक है, तो मतलब एक तरफ मुज़ाकरात की स्ट्रेटजी है, दूसरी तरफ ये स्ट्रेटजी है। फिर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से वहां पर लिखा हुआ कि अरबी शहजादों से क्या बात करनी है वो भी ये बता रही हैं। फैसल और फहीम को हम कैसे ठीक करेंगे ये भी उन्होंने लिखा हुआ है। मतलब बंदा वो डायरी देखकर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार इमरान खान से ठीक है हम इख्तलाफ करते होंगे, मैं कहूँगा यार वो क्रिकेटर है, उसका सियासत का नहीं है इतना उसको शौक या उसको नहीं पता, लेकिन उस बंदे का फिर भी तजुर्बा है। यहाँ पर क्या है कि पूरी की पूरी जो पार्टी पॉलिसी है, जो आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी खातून के पास थी। ठीक है। और वो पूरा उनको बता रही हैं कि तुमने अब ये करना है और अब तुमने ये करना है और अब तुमने ये करना है, और पूरा उन्होंने वो डिटेल प्लान लिखा हुआ, बंदा सर पकड़ लेता है देख के। अच्छा, ठीक है, मतलब इतना कुछ इसमें डिटेल था, एक एक माइनर डिटेल मौजूद थी। जी जी, कि ठीक है। मतलब उस अरसे में जो भी पीटीआई की पॉलिसी रही है, चाहे वो अरशद शरीफ शहीद के ऊपर वो जो नैरेटिव मेकिंग है उसमें लिखा हुआ है कि हम फौजी अफसरों को नहीं छोड़ना, उनका नाम बीच में आना चाहिए। फिर वो आपने वो एक कॉल तो उस अरसे में सुनी होगी कि अरसलान बेटा वाली, वो जो बड़ी मशहूर कॉल थी, तो वो पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी वो उनके पास थी। इमरान खान के पास कुछ भी नहीं, तो छिन गया था सब कुछ। चलें, ठीक है। चलें, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बस मुझे अब करना है। अच्छा, मेरे नज़दीक कुछ चीज़ें बड़ी हैरान कुन हुई। कुछ बहुत बड़े सहाफ़ी थे, बड़े नाम थे, और जिस तरह से आप वो अल्फाज यूज़ कर रहे हैं या जिस तरह से वो बात करते हैं, मैं भी उस चीज़ पे थोड़ा परेशान हो जाता हूँ। वजाहत सईद खान जो हैं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, इमरान रियाज़ हैं, और बहुत सारे बड़े नाम थे जो कि मीडिया में बड़ा अच्छा सर्व करके गए, बड़ा अच्छा इन्होंने काम किया। लेकिन अब
थोड़ा सा प्रो पीटीआई इनकी लाइन है, हम सब जानते हैं, और फिर मुल्क से बाहर जाने के बाद इनकी लैंग्वेज वगैरह और इनकी जो टॉपिक्स थे वो बिल्कुल चेंज हो गए। और अभी एक रीसेंट फेनोमेना हमने ये देखा कि ये एक दूसरे के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। पहले तो चलो इन्होंने एक टारगेट समझे ना कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट को रखा हुआ था, और एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ते हुए ये नहीं देखते थे कि पाकिस्तान भी दरमियान में वो एक तरह से रगड़ी जाते थे। लेकिन अभी ये आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, कोई मतलब अजीबोगरीब इशारे कर रहा है, मैं बता नहीं सकता कौन सा जी, जी। इशारा कौन कर रहा है, तो ये क्या वजह है? अच्छा, ये फर्क वही क्या है कि पीटीआई में उस दौर में भी चीज़ें होती थी इस तरह की, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बुनियादी तौर पर क्या मसला है कि केक जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। हम्म। पहले जो इनका एक सोशल मीडिया क्लाउड था, हम्म। वो अगर आप देखें 2022 में तो बहुत ज़्यादा था। और ठीक है। अब क्या हुआ है कि पाकिस्तान के लोगों में जब से रैशनैलिटी आनी शुरू हुई है, थोड़ा सा लोगों ने सोचना शुरू किया है, काउंटर नैरेटिव डेवलप हुआ है, जो कि 2022 या 2023 में आपको कहीं नज़र नहीं आता इतना ज़्यादा। तो अब उस काउंटर नैरेटिव के बाद क्या हो रहा है कि वो केक का साइज श्रिंक करना शुरू हो गया। ठीक है। तो वो जब वो जायदादों की तकसीम होती है तो भाइयों में लड़ाई शुरू होती है। अब क्या है कि ये अपने फॉलोअर्स को एज अ कमोडिटी देखते हैं। हम्म। अब मसला ये है कि इसको बैठकर 1 लाख बंदा सुन रहा है और मुझे बैठकर 50,000 बंदा सुन रहा है, तो मैं क्या करूं कि मेरे जो 50,000 हैं वो 1 लाख हो जाएं और इसका जो 1 लाख है वो 50,000 हो जाए। अच्छा। क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है वो एक्सपेंड करना बंद हो गई है ना। पहले तो ठीक ये है। था कि आप एक्सपेंड कर रहे हो, आपको अगर 10 लाख बंदा देख रहा है उसको भी 10 लाख देख रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। अब वो जैसे जैसे साइज श्रिंक कर रहे हैं वो क्या हो रहा है कि सारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अभी आप देखें कि इमरान रियाज जो से हैं वो आदिल राजा से लड़ते हैं, हम्म। फिर जो टिकटॉकर्स हैं वो आपस में लड़ते हैं, फिर ये वजाद सईदान मोहित पीरजादा के साथ लड़ते हैं, मोहित पीरजादा जो से हैं वो इमरान रियाज से लड़ते हैं, वो फिर तो ये अब पूरी जो इस टाइम लड़ाई है वो सारी की सारी वो फॉलोअर्स का जो केक है उस पर कब्जा करने के लिए। अब इस तरह की एक और लड़ाई इनके लीडरशिप लेवल पे भी है। अच्छा। अब लीडरशिप लेवल पे आप देखिए, शेर अफजल मरवत के ऊपर मैंने कोई 2 साल पहले बताया था ट्विटर के ऊपर, जितने लोग हैं वो सारों ने देखा हुआ है कि मैं बताया था कि शेर अफजल मरवत साहब का क्या अंजाम होगा, और फिर वो वही हुआ ना। ठीक अब है। उसके पीछे जो हमारी साइकोलॉजी थी वो ये थी कि इमरान खान बर्दाश्त नहीं करते कि कोई भी बंदा जो उनसे है वो मुझे रिप्लेस करे या इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो मेरी जगह आ जाए। ठीक तो है। ऐसे लोगों को इमरान खान की हमेशा से एक स्टाइल है कि वो जलील करके निकालते हैं पार्टी से। और ठीक है। मरवत साहब का आपके साथ, अब आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब है इनके साथ क्या होगा। चले कल को फर्ज किया कभी टाइम आए तो हम ये क्लिप कोट करेंगे, अभी आपका टाइम भी एंड हो रहा है। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब के साथ इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी होगी वो ये होगी कि इनसे गवर्नमेंट की सुसाइड करवाई जाए। गवर्नमेंट की स्टूडेंट, जी, अच्छा। कि पीटीआई हुकूमत को ना, जी केपी हुकूमत जो सी है ना वो सुसाइड करे। अब वो सुसाइड कैसे कर सकती है, दो तरीके हैं। या तो वो एक इस्लामाबाद को ऐसा हमला करें जिसमें कहें कि मरो या मार दो, तो फिर वो हुकूमत फारिग हो। या दूसरा ये कि वो ना को बराह रास्त बॉर्डर साइड पे को अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसे राब्ते इस्टेब्लिश करें जिससे फेडरेशन को मसला हो और फिर वो जो हुकूमत है मुअत्तल हो। लेकिन उनकी जो इस टाइम एंड गेम स्ट्रेटजी है केपी को लेकर वो ये है कि सुहेल अफरीदी से मैं सुसाइड करवाऊंगा केपी गवर्नमेंट की, ठीक है, कि ठीक है। गवर्नमेंट जो सी खत्म हो जाए। अब जो सुहेल अफरीदी के साथ होगा हम्म। वो ये होगा कि पीटीआई के ये जितने भी लोग हैं, जिस तरह मैं आपको बताया एहसास महरूमी वाला, उनके लिए जो इस टाइम प्राइम टारगेट है वो सुहेल अफरीदी है। ठीक है। बेशक वो जितना मर्जी वो कहें ना कि जी हमारा वज़ीर आला आ गया, आजकल आपको एक जोश और जज्बा भी नजर आ रहा है, लेकिन होगा ये कि 2 से 3 महीने गुजरने के बाद जो सुहेल अफरीदी के साथ पीटीआई के फॉलोअर्स करेंगे ना, लोग गंडापुर को भूल जाएंगे। अच्छा। जी, मतलब गंडापुर साहब को तो गाड़ियों पे पत्थर मारते थे या जूते दिखाते थे, लेकिन इनके साथ जो पीटीआई के अपने लोग करेंगे वो भूल जाएंगे। और उसकी जो वजह है, वजह भी मैं आज आपके शो पे बता कर जाता हूँ, वो हसद होगी कि ये अच्छा। क्यों आगे चला गया। ओके, जो आपने पहली टॉपिक में डिस्कस किया आखिर तक कंक्लूड भी हम उसी पे कर रहे हैं कि पीटीआई अपने ही बंदों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, और जो बढ़ता है उसका टांग खींच के उसे नीचे कर देता है। और सोहेल अफरीदी साहब का अंजाम भी आपको ऐसा ही लग रहा है। और ये जो यूट्यूबर्स आपस में लड़ रहे हैं इस वक्त, इसकी वजह भी यही है कि दूसरे को आगे जाता नहीं देख पा रहे। बिल्कुल ठीक। तो नाजरीन, ये था आज का स्पेशल व्लॉग, यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।